हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब। तो गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। मैं आपको याद दिला दूं कि हम अभी चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, जो एनसीईआरटी का 9th चैप्टर है, क्लास 11th का, उस पे हैं और ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिया है पूरा चैप्टर। हमने बायोमोलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है ना। और हमने अभी एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। और हम आगे अभी ये पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो लास्ट, अगर आपने गाइस वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखिएगा। अगर देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने एंजाइम क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि बेसिकली क्या प्रोसेस होता है, क्या नेचर होता है, क्या कैटालिटिक साइकिल होती है एंजाइम एक्शन की, है ना। तो ये सब तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। आप देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये भी बोला था, है ना, कि बहुत सारी चीज़ें अगर कंट्रोल में ना हो, बहुत सारे अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल में ना हो तो एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो जाती है ना। तो ये देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गाइस होता क्या है कि आपके कुछ ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, या कुछ भी ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं वो, जो कि आखिर एंजाइम है तो प्रोटीन ही, टर्शरी स्ट्रक्चर ही है, तो वो जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, वो ऑल्टर करते हैं। इसको गाइस आप, आई होप आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचर हो जाना, ठीक है, मतलब प्रोटीन की एक्टिविटी खत्म हो जाती है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑल्टर हो जाता है। ठीक है, तो गाइस बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो है आपका टेम्परेचर, है ना, दूसरा है पीएच, तीसरा है कि अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो गया, चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। वैसे ही चौथा क्या है कि जो बाइंडिंग है स्पेसिफिक केमिकल की वो चेंज हो गई, है ना। तो चेंज इन बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक करके ये सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और पीएच के बारे में, टेम्परेचर और पीएच के बारे में। तो गाइस होता क्या है कि जनरली बोलते हैं ना कि एंजाइम जो आपका होता है वो एक बहुत ही नैरो रेंज होती है टेम्परेचर और पीएच की। क्या होती है? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच जिसपे की फंक्शन कर पाता है। ठीक है, अब ये जो रेंज होती है ना गाइस, ये बेसिकली ऐसी रेंज जिसमें कि एंजाइम की हाईएस्ट एक्टिविटी हो, इस रेंज को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, तो आपका ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच है, इस रेंज में एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट होती है। ठीक है, फिर लो और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? तो गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर टेम्परेचर लो हो, ठीक है, अगर टेम्परेचर लो हो तो एंजाइम की एक्टिविटी टेम्पररली प्रिजर्व हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली टेम्पररली इनएक्टिव स्टेट में एंजाइम चला जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो, अगर टेम्परेचर हाई हो, ठीक है, अब ये लो और हाई किससे बात कर रहे हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर से। तो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से लो हो या अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हाई हो तो क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हीट से प्रोटीन डीनेचर होता है। ठीक है, और आखिर एंजाइम प्रोटीन का ही बना हुआ है। तो लो एक्टिविटी मैंने क्या बोला कि लो टेम्परेचर
प्रिजर्व्स द एंजाइम किसमें, इन टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट, है ना। लो टेम्परेचर में तो ये हो रहा है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर हाई होता है तो इट डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन का ही बना हुआ एंजाइम तो वो डीनेचर हो जाता है, ठीक है, हीट के वजह से। ठीक है, अब आपको मैं थोड़े ग्राफ्स दिखाती हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो बेसिकली एनसीईआरटी में क्या बोला है, ऐसे ही ग्राफ बनाकर कि मान लो ये पीएच है, सो आप मान लीजिए ये पीएच है, ये टेम्परेचर का ग्राफ है ना। और इधर क्या है हमारा, इधर है एंजाइम की एक्टिविटी। तो क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पीएच तक तो ये बढ़ रही है एंजाइम एक्टिविटी, उसके बाद ये अपने आप घटनी शुरू हो जा रही है ना। सेम गोज विथ टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो बढ़ रही है, उसके बाद ये घटनी शुरू हो जा रही है। ठीक है, अब गाइस तो जो नेक्स्ट फैक्टर हमने पढ़ना है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इसमें क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, ये तो टेम्परेचर पीएच तो हम समझ गए कि एक नैरो रेंज है जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, और उससे घटता बढ़ता है तो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन के केस में क्या होता है गाइस कि अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो पहले तो क्या होता है कि राइज होता जाता है जो आपका वेलोसिटी है रिएक्शन का। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपकी सबस्ट्रेट है और ये क्या है, वेलोसिटी है। किस चीज की वेलोसिटी, रिएक्शन की। ठीक है, इसको v मान लीजिए। ठीक है, तो एक टाइम तक तो क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है। एक पॉइंट आता है जो होता है v मैक्स। ठीक है, तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाता है रिएक्शन v मैक्स, और उसके बाद क्या होता है ना कि बेसिकली ये स्टैग्नेंट हो जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता, फिर ये उतने पे ही रुक जाता है, मैक्सिमम वेलोसिटी से ऊपर नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हो गया कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट कि एक पॉइंट तक तो बढ़ता रहेगा, बट एक पॉइंट के बाद जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लेता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है गाइज वो है एंजाइम की एक्टिविटी स्पेसिफिक केमिकल के उससे भी चेंज होती है ना। तो होता क्या है गाइज ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम के साथ आकर बाइंड कर जाते हैं, और बाइंड करने से एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन। ठीक है, और वो जो केमिकल है उस केमिकल को बोलते हैं इनहिबिटर। ठीक है, कुछ केस में क्या होता है कि ये केमिकल का जो शेप होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है सबस्ट्रेट के शेप से जिससे एंजाइम बाइंड करने वाला है। तो बेसिकली ये केमिकल करता क्या है कि जो सबस्ट्रेट है उसको कंपटीशन देता है, उसके लिए कंपटीशन बना देता है। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि खुद ही बाइंड कर जाता है और सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर पाता है, और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता है तो एंजाइम एक्टिव ही नहीं होता है, एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होती है। तो ऐसे कॉम्पिटिटर ऐसे इनहिबिटर जिसका की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो रिजेंबल कर रहा हो सबस्ट्रेट से, ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, और वो इनहिबिट कर दे एक्टिविटी एंजाइम की, ऐसे इनहिबिटर को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियल पैथोजेंस में ना गाइस हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज करते हैं।
ठीक है। अब गाइस थोड़ा सा देखते हैं कि किस टाइप के एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है एग्जैक्टली, है ना। सो गाइस 6 तरीके का नॉमेनक्लेचर, 6 तरीके के एंजाइम्स बेसिकली होते हैं। ठीक है, देखते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहला गाइस होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेजेस बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं कि बेसिकली 2 सबस्ट्रेट है उसके बीच में ऑक्सीडो रिडक्शन करते हैं। तो एक जो रिड्यूस्ड वाला है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइज्ड वाला है वो रिड्यूस हो जाएगा, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है इस रिएक्शन में, है ना। एस रिड्यूस्ड है और एस डैश ऑक्सीडाइज्ड है। अब जब ये एंजाइम ने काम करा तो एस ऑक्सीडाइज्ड हो गया और एस डैश रिड्यूस्ड हो गया, है ना। तो ये हो गए हमारे ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। दूसरे होते हैं ट्रांसफरेजेस। नाम से गाइस गेस कीजिएगा आप क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा है। ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं कि जैसे एंजाइम कैटलाइज होता है ना, तो 2 सबस्ट्रेट अगर इन्वॉल्व हैं और एक सबस्ट्रेट में कोई ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन, याद रखिएगा कोई भी ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, तो वो क्या होता है दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ 2 सबस्ट्रेट हैं, एस और एस डैश। एस के साथ एक ग्रुप लगा हुआ है जी, है ना। लेकिन जब एंजाइम ने काम करा इस रिएक्शन पे तो क्या हुआ, एस से निकल गया जी जो है ग्रुप और वो लग गया एस डैश पे, तो अब बन गया एस डैश जी और एस अकेला रह गया, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली ट्रांसफर कर दे रहे हैं ग्रुप को एक से दूसरे पे, है ना। तो ये हो गए ट्रांसफरेजेस। उसके बाद है गाइस हाइड्रोलेजेस। नाम से फिर पता चल रहा है ऐसे एंजाइम जो कैटलाइज कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, किस चीज़ का, ईस्टर का कर सकते हैं, ईथर का कर सकते हैं, पेप्टाइड्स का कर सकते हैं, ग्लाइकोसाइड्स का कर सकते हैं, सी हैलाइड, पीएन बॉन्ड्स। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स जिनका हाइड्रोलिसिस कैटलाइज करते हैं। ठीक है, चौथे हो गए लाइएजेस। लाइएजेस ऐसे होते हैं जो रिमूव करते हैं ग्रुप्स, ठीक है, और क्या करते हैं एंड अप होते हैं जो है डबल बॉन्ड बना के। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि अभी एक मान लो ऐसे है कुछ कंपाउंड, ठीक है, अगर लाइएजेस ने काम करा तो एक्स और वाई अलग हो जाएंगे और सी अलग हो जाएंगे और डबल बॉन्डेड हैं अब सी बैलेंस करने के लिए, है ना। तो ये हो गए आपके लाइएजेस। अब फिर पांचवा है क्या, आइसोमरेजेस। ये किस पे काम करते हैं, ये कैटलाइज करते हैं आइसोमर्स को। तो ऑप्टिकल हो, जियोमेट्रिक हो, पोजिशनल हो, ऐसे एंजाइम्स को अगर, ऐसे आइसोमर्स को अगर कोई एंजाइम कैटलाइज कर रहा है तो वो होते हैं आइसोमरेजेस। ठीक है, और लास्ट जो आपका ग्रुप होता है गाइस, लास्ट जो आपका ग्रुप होता है वो होता है लाइगेजेस। तो ऐसे एंजाइम, तो ये बेसिकली लाइगेजेस आर जस्ट ऑपोजिट टू लाइगेजेस। कैसे, वो तोड़ते हैं, है ना, वो बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। लाइगेज क्या करता है, लिंक करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जो 2 कंपाउंड्स को जोड़ दे, जैसे कि COC SCNPO बॉन्ड्स वाले बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें लाइगेज काम करता है और वो क्या करता है एक साथ लिंक कर देता है 2 कंपाउंड को। तो ऐसे एंजाइम्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लाइगेजेस। क्या बोलते हैं, लाइगेजेस। ठीक है, अब गाइस इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक से रह गया, वो है कोफैक्टर का, वो भी देख लेते हैं। सो गाइस कोफैक्टर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपका जो एंजाइम है वो प्रोटीन का बना हुआ है, वो काम नहीं करता है। वो कब काम करता है, जब उसके साथ कोई नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं कोफैक्टर्स। क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि एक एंजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है। अब क्या होता है कि एक नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, ये तो एंजाइम है, ये क्या है, कोफैक्टर। इसके आने के वजह से एंजाइम एक्टिव हो गया, अगर ये नहीं है तो एंजाइम इनएक्टिव है। तो बेसिकली ये जो आपका पोर्शन है ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है।
और ये क्या है, प्रोटीन पार्ट है ना। तो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर। उसको क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। और गाइस जो पार्ट आपका प्रोटीन वाला है एंजाइम में, है ना, जो ये वाला पार्ट है, जो ये प्रोटीन वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे एंजाइम्स जिसमें कोफैक्टर होते हैं, उनमें एक पार्ट होता है नॉन प्रोटीन जिसको बोलते हैं कोफैक्टर, दूसरा पार्ट होता है प्रोटीन जिसको बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, अब 3 तरीके के कोफैक्टर्स होते हैं गाइस, 3 तरीके के। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि एपो एंजाइम से बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से। जैसे कि पेरोक्सीडेज और कैटलेज में जो कैटलाइज करता है ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, वो होता है हीम ग्रुप। ठीक है, और इस हीम ग्रुप, ये जो हीम ग्रुप है वो प्रोस्थेटिक पार्ट है, ये बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये बेसिकली कोफैक्टर है। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। दूसरे होते हैं कोएंजाइम्स। ठीक है, आप बहुत बड़ी रिएक्शंस और कुछ कुछ पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ेंगे ऐसे कोएंजाइम ए। ठीक है, अब कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर ये अलग कैसे होते हैं जो हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स या कोई भी ऐसा दूसरा एंजाइम है उनसे, ये जो है सिर्फ ट्रांजिएंट होते हैं एसोसिएशन में, तो ऐसे टाइटली बाउंड नहीं है, ट्रांजिएंट है। ठीक है, और होता क्या है कि ये अकर ही करते हैं कैटालिसिस के टाइम पे, तो ऐसा नहीं है पूरे टाइम जुड़े हुए हैं, ये आकर जुड़ जाते हैं जब कैटल जो है सबस्ट्रेट का कैटालिसिस होना होता है ना। तो अब जैसे कोएंजाइम्स ऐसे कोफैक्टर्स हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग एंजाइम रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि जो आपका केमिकल कंपोनेंट है ना कोएंजाइम्स का, वो क्या है, विटामिन, वो है विटामिन। सो बेसिकली एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। ठीक है, जैसे कि कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD जो हम बोलते हैं, ये बोलते हैं NADP अगर फॉस्फेट लग गया है तो, है ना। इसमें जो है ना विटामिन होता है नियासिन, इसमें विटामिन होता है नियासिन करके। ठीक है, तो ये हो गए आपके कोएंजाइम्स। अब जो तीसरा है वो क्या है, मेटल आयंस। तो कुछ केस में क्या होता है कि एंजाइम्स के साथ मेटल आयंस जब जुड़ जाते हैं तो एंजाइम एज कैटलिस्ट काम करना शुरू कर देता है, नहीं तो इनएक्टिव रहता है ना। और क्या करते हैं ये जो मेटल आयंस हैं वो बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और किसमें बनाते हैं, जो एक्टिव साइड की साइड चेन है, ठीक है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं। और दूसरी तरफ किसके साथ बनाते हैं, जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ बनाते हैं। ठीक है, तो आप मान लो कि कोई ऐसा एंजाइम है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है मेटल आयन, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ, और फिर यही जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के साथ सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और ये आपका मेटल आयन है, ये आपका मेटल आयन है। ठीक है, तो ये हो गया मेटल आयंस। जैसे कि आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ना, और इसके साथ जिंक जुड़ा होता है एज कोफैक्टर। क्या जुड़ा होता है, जिंक जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मेटल आयंस। एक और बात आपको गाइस बता दूं, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि कोएंजाइम्स या कोफैक्टर्स इन जनरल जरूरी हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ऐसे एंजाइम्स जो खुद से इनएक्टिव होते हैं और उनको कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है, उनके केस में क्या होता है कि अगर ये जो कोफैक्टर्स हैं उनको हटा दिया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है।
ठीक है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि जो ये कोफैक्टर्स हैं वो कैटालिटिक एक्टिविटी में इन एंजाइम्स के कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते होंगे, है ना। सो गाइस, इसी के साथ हमने ये चैप्टर, जो आपका चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल्स का, वो पूरा ख़त्म कर दिया। हमने एंजाइम्स भी ख़त्म कर दिए। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। अगर नहीं आया है तो मेरे से पूछिए, ज़रूर पूछिए सारे क्वेश्चंस जो भी आपके मन में हैं। गाइस, आप क्वेश्चन मुझसे वीडियोस के कमेंट में भी पूछ सकते हैं और आप व्हाट्सएप पे भी मुझे आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है, ठीक है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। मैं जितने भी वीडियोस अपडेट करी हूँ उसके। और गाइस, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।